हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी केमिस्ट्री हब। आज हमारा टॉपिक है पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने पार्ट 1 प्रीवियस लेक्चर्स में ख़त्म कर रखा है, जिसके वीडियोस अगर आप देखें तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने अपलोड कर रखे हैं हमारे चैनल पर, जिसमें 3 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे पार्ट 1 से। पार्ट 1 जो पूरा रिलेटेड था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कंडक्टर्स पार्ट से, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टर्स क्या है, उनकी डेफिनेशंस क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, कोलरास लॉ, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है प्रीवियस लेक्चर में। अब हम जा रहे हैं पार्ट 2 की तरफ, और पार्ट 2 है हमारा पूरा पोटेंशियल से रिलेटेड। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेंट्रलाइज रहेगा। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल्स कितने टाइप के होते हैं, पोटेंशियल को हम किस तरीके से मेज़र करेंगे, और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इस पूरे लेक्चर सेशन को हम उस तरीके से कंडक्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से मेडिकल एग्ज़ाम्स में, नीट में, JEE में, या फिर आपके 12th लेवल पर कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उस तरीके से हम इसे कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रोड हमारा टॉपिक रहेगा, देन इलेक्ट्रोड के बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है वो हमारा सेकंड टॉपिक रहने वाला है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स 2 टाइप के हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। उसे किस तरीके से डिफाइन करना है हमें, वो आज हमें देखना है। देन आफ्टर रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ कैन वी मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। इसके बाद रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, एंड लास्ट में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड क्या है कि व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ मेटल इज बॉट इन द कॉन्टैक्ट विद सोल्यूशन कंटेनिंग इट्स ओन आयन, फॉर एग्जांपल जैसे Zn है हमारे पास। अब Zn मेटल को अकेला अगर मैं रख देता हूँ तो इट इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कब कहेंगे उसे, जब हम उसे क्या करते हैं, उसी के सोल्यूशन में डीप करते हैं। यानी जैसे Zn मैंने लिया है, आप आगे कई बार आपने देखा भी होगा, छोटी क्लासेस में आता है, जैसे 9th एंड 10th में भी पढ़ाया जाता है कि जैसे गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल में Zn को डीप किया जाता है ZnSO4 में। तो आप देखोगे तो ZnSO4 जो है वो एक उसका सोल्यूशन है, उसी के आयन से Zn+2 इज़ प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो अगर मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डीप किया जाता है तो उस सिस्टम को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। दैन द सिस्टम इज़ कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रोड। जैसे ये मेटल है, मेटल स्ट्रिप को मैंने सॉल्यूशन में डीप किया है, तो अब ये पूरा सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रोड कहलाएगा, ना कि अकेले मेटल रोड। अगर मेटल रोड को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं तो हर कोई मेटल रोड जो आपके पास अवेलेबल है वो इलेक्ट्रोड के तरीके से काम करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। जब तक उसे सॉल्यूशन में नहीं डीप करते वो कोई भी इलेक्ट्रोड के तरीके से काम नहीं कर सकते, ठीक है। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। अब देखो, मेटल को जब भी किसी सॉल्यूशन में आप डीप करते हो तो व्हेन अ मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, तो मेटल के पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मेटल स्ट्रिप पर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो मेटल स्ट्रिप कैसे हुई, नेगेटिवली चार्ज। और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है मेटल स्ट्रिप से, तो मेटल स्ट्रिप में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएंगी, कमी हो जाएगी, तो मेटल स्ट्रिप पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेटल स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप में इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के अकॉर्डिंग, यानी कि आप कह सकते हो कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इस डिफरेंस के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। On account of this, a definite potential difference is developed between the metal and the solution. This potential difference is known as electrode potential. As I said, कि मेटल जो है वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन वो कहाँ छोड़ के जाएगा, मेटल स्ट्रिप के ऊपर, और मेटल स्ट्रिप के ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो मेटल स्ट्रिप जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर प्लस या माइनस चार्ज बनेगा। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हम नॉर्मली जो है वो कहते किसे हैं एक्चुअल में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में हम कहेंगे किसे, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज़ों पर डिपेंड करेगी। तो पहली चीज़ ये है जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन उस पर डिपेंड करेगा, और तीसरा द टेम्परेचर। तो वो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज़ यूनिटी, यानी कि 1 मोलर में सॉल्यूशन ले रहा हूँ, टेम्परेचर जो है मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है, और प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर में ले रहा हूँ, तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को IUPAC के अकॉर्डिंग लिया जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा हम उसे क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, ठीक है। अब देखो, 2 टाइप के स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स होते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता क्या एक्चुअल में कि मेटल आयन पासेस फ्रॉम द इलेक्ट्रोड इनटू सॉल्यूशन लिविंग एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दस अ नेगेटिव चार्ज अकर ऑन द इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जांपल जैसे मेटल है तो मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ यानी उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो उससे अगर पोटेंशियल डेवलप होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। अब एक्चुअल में होगा क्या, जैसे ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल में आप सामने देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर कि मेटल स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप में से मेटल जो है वो बाहर निकल रहा है, कैटायन जो है Mn प्लस n यानी M+n जो चार्ज है उसका वो बाहर निकल रहा है मेटल, और मेटल स्ट्रिप पर नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाता है या इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा ऐसे, और जब भी कभी वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो ये स्ट्रिप जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो व्हेन इलेक्ट्रोड इज़ नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन इट एक्ट एज एन एनोड, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरीके से रिडक्शन में उल्टा होगा, रिडक्शन में क्या होगा, मेटल आयन इन अ सॉल्यूशन गेन इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज जो मेटल आयन है वो स्ट्रिप पर डेवलप होगा। इसी तरीके से वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर मेटल पर क्या हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज आ जाए, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज आएगा तो मेटल जो है Mn, जैसे सपोज मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, किससे एक्सेप्ट किए हैं, स्ट्रिप से एक्सेप्ट किए हैं, तो मेटल स्ट्रिप में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो उससे उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसे भी हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि सॉल्यूशन में Mn+ आयन है, M+ चार्ज वाले आयन्स हैं जिन्होंने मेटल स्ट्रिप से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, और मेटल स्ट्रिप पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन इट एक्ट एज एन एनोड, और ऐसा भी कह सकते हो जहाँ पर रिडक्शन होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है एनोड और कैथोड को याद रखने की, कि जहाँ पर रिडक्शन होगा वो क्या होगा, कैथोड, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा क्या रहता है, एनोड रहेगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू IUPAC जैसे मैंने कहा कि हमेशा SRP जो है, SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसी को हम कंसिडर करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो नीट और JEE के एग्ज़ाम्स में कई बार क्या होता है कि आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे नाम नहीं देते, वो कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको मान लेना है कि वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में ही बात कर रहा है और किसी पोटेंशियल के बारे में वो बात नहीं कर रहा। फिर देखो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, हम पोटेंशियल किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। तो होता क्या है कि एक्चुअल में पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का हम फाइंड नहीं कर सकते, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड द इंडिविजुअल हाफ सेल पोटेंशियल। तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा, एक ऐसा पोटेंशियल इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल हमें पता हो, जो उसे हम क्या कहेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहेंगे। व्हेन वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ पोटेंशियल सेल्स, और इसके लिए जो यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहेंगे, ठीक है। तो इफ़ वी एब्रिटेटली क्लोज द पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड, यानी हमें चूज़ एक ऐसा, हमें पता है पोटेंशियल पता है जिसका, एक ऐसा इलेक्ट्रोड लिया है जिसका पोटेंशियल हमें पता हो, तो हम रिस्पेक्ट में किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो जो लिया जाता है इलेक्ट्रोड उसे हम क्या नाम देते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड दो टाइप के हैं, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका बेस्ट एग्जांपल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका एग्जांपल है कैलोमल इलेक्ट्रोड। अपने मेनली सिलेबस में क्या है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो सबसे मेन सिलेबस में, हमारे 12th बोर्ड में भी है, CBSE की बुक में डायरेक्टली दिया गया है, और कई बार क्या होता है कि इनकी रिएक्शंस जो है वो एक्चुअल में एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, 2 या 3 मार्क्स में, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछी गई हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्चुअल में बना कैसा होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि इसका डायग्राम है, सिंपल डायग्राम, अगर ये भी आप बोर्ड्स के एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो ये गलत नहीं होगा। तो देखो इसमें होता क्या है, एक्चुअल में एक सॉल्यूशन रहता है हमारे पास HCl का। अब देखो इलेक्ट्रोड की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आप जिस चीज़ का इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हो, सॉल्यूशन आपको उसी का लेना है। जैसे मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना चाहता हूँ तो मैं उसी का सॉल्यूशन लूँगा, और हाइड्रोजन का बेस्ट सॉल्यूशन होता है एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं, यहाँ पर HCl, तो सॉल्यूशन ऑफ H+ आयन यानी एसिडिक सॉल्यूशन हम फिल करेंगे। और दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस या तो इंटैक्ट में आती है या फिर बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलेगी, डिपेंड्स कि एनोड बन रहा है या कैथोड। अब देखो हाइड्रोजन गैस डायरेक्टली कभी रिएक्शन नहीं करती, तो उसे एक सरफेस प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो सरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम प्लेटिनम ब्लैक का एक क्या लेते हैं, स्ट्रिप लेते हैं, जिस पर हाइड्रोजन अटैच होगा, एड्जॉर्प्शन होगा वहाँ पर, और वो रिएक्शन कर सकता है किसके साथ, सोल्यूशन के साथ, ठीक है।
तो अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि SRP जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और SOP जो है दोनों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ज़ीरो कंसिडर किए जाते हैं। किसी भी टेम्परेचर को हम कंसिडर करते हैं, एक्चुअल में वो ज़ीरो नहीं है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, बट उसे हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। इट इज़ नॉट ए ज़ीरो, बट हम कंसिडर करते हैं ज़ीरो। उसके रेफरेंस में हर किसी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया जाता है। अब देखो डिफरेंस आपको मिला और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अगर पोटेंशियल आप ज़ीरो मान रहे हो तो जो भी डिफरेंस आया वो किसका होगा, सामने वाले इलेक्ट्रोड का होगा। अब जैसे हमें पता है कि भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों के तरीके से काम करेगा, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एनोड अगर वो है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कन्वर्ट होगी किसमें, H+ आयंस में, 2 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये एनोड की तरीके से काम करेगा। या फिर कैथोड पर आप चर्चा करो, कैथोड पर क्या होगा कि H+ आयन जो सॉल्यूशन में एसिडिक आयन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और रिडक्शन के थ्रू हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो दोनों तरीके से ये काम कर सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन इसे किस तरीके से देना है, आप ऐसा कह सकते हो कि Pt/H2 1 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर रहेगा और कन्वर्ट हो रहा है H+ में जिसकी 1 मोलर है। और फिर सॉल्ट ब्रिज हमें लगाना है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे सॉल्ट ब्रिज क्या है किस तरीके से। तो ये हाफ सेल है एनोड वाला, सेम एज कैथोड हो तो सॉल्ट ब्रिज आगे की तरफ आएगा, एनोड वाला पार्ट अलग रहेगा और H+ कन्वर्ट होगा H2 में और प्लेटिनम वहाँ पर सरफेस का काम करता है, इसलिए प्लेटिनम लिखना कंपल्शन है। देन आफ्टर हमारा सबसे मेन टॉपिक आज का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब होता क्या है कि हमने क्या किया कि हर एक मेटल स्ट्रिप को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ क्या किया, उसका कंपैरिजन किया, उसके पोटेंशियल का कंपैरिजन किया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला और हर एक मेटल को एक सीरीज़ में अरेंज किया अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें एक सीरीज़ मिली जिसमें सबसे टॉप पर था लिथियम, फिर आया पोटेशियम, देन बेरियम, इस तरीके से पूरी सीरीज़ आती है, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, Na, Mg, Al, Mn, इस तरीके से पूरी सीरीज़ आ जाती है हमारे पास, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, Sn, Pd, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Hg, Pd, Pt, Au और लास्ट में ये मेटल्स थी। तो लास्ट में फिर नॉन मेटल्स को भी कंबाइन किया गया, F2 था, F2 से ऊपर आती थी Cl2, देन उससे ऊपर था Br2 एंड लास्ट में जो थे कॉपर और Ag के बीच में I2। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ कंसिडर की गई, H जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल ज़ीरो माना गया, उसके रेफरेंस में निकाला गया। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है जो आपको आनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में, जो हमें पता होनी चाहिए कि जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो पहली चीज़ तो ये कि SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी जो मेटल सबसे नीचे आ रही है उसका रिडक्शन ही होगा हमेशा, और सबसे ऊपर आने वाली मेटल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो हमेशा नीचे आने वाली मेटल का ही रिडक्शन होगा। तो आप कह सकते हो कि टेंडेंसी टू रिड्यूस ऑन सेल्फ, खुद को रिड्यूस करवाने की कैपेसिटी बढ़ेगी उनकी। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो होगा क्या कि उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी उनका रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर, नीचे वाली मेटल्स जो भी हैं उनका ऑक्सीडेशन पावर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। अब जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने ये सीरीज़ जो बनाई उस सीरीज़ में आप देखो तो F2 जो है नॉन मेटल है वो सबसे नीचे आ रहा है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है इसकी, क्योंकि इसका खुद का रिडक्शन ईजीली हो सकता है। F2 जो है F- में जल्दी कन्वर्ट हो पाएगा। फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP, आप ऐसा कह सकते हो। जो सबसे नीचे होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी आप कह सकते हो कि जिसका SRP ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा ही होगा। तो सबसे नीचे जैसे मेटल्स में बात करें तो Au सबसे नीचे आ रहा तो उसका रिडक्शन होगा और वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा हमेशा। फिर रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और SRP और SOP जो होते हैं वो प्लस एंड माइनस, यानी किसी का अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका SOP कम होगा। तो इसका मतलब सबसे ऊपर वाली मेटल जो है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊपर वाली, उसका SRP जो है वो सबसे कम होगा और SOP सबसे ज़्यादा, यानी उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर टॉप टू बॉटम जाने पर एक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज़ होती है, यानी मेटल खुद का ऑक्सीडेशन करवाना चाहती है पर वो ऑक्सीडेशन हो नहीं पाता, उसका रिडक्शन होगा, इसलिए उसकी एक्टिविटी कम होगी।
तो एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल बढ़ेगी, आप इस तरीके से कह सकते हो। तो होगा क्या कि आपको एक कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो F2 का नाम वहाँ पर हर बार पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर रिड्यूसिंग एजेंट अगर पूछा जाए तो लिथियम। तो ये कंसेप्ट नीट और JEE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमेशा पूछे भी जाते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर स्पेशल पॉइंट्स आपको जो याद रखने हैं कि अपर मेटल कैन रिप्लेस लोअर मेटल फ्रॉम देयर ऑन सोल्यूशन, जो ऊपर वाली मेटल है वो नीचे वाले को उसके सोल्यूशन से हटा देगी, जैसे Zn एंड कॉपर SO4। तो कॉपर जो है वो Zn से नीचे आ रहा है, जो अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखी, आपको याद कर लेनी है वो सीरीज़, क्योंकि उससे बहुत सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो Zn कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो कॉपर सल्फेट बनेगा, और Zn सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और कॉपर को वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। फिर रिमूवल ऑफ H+ आयन फ्रॉम एसिडिक सोल्यूशन, तो होता क्या कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आ रही है वो हाइड्रोजन गैस को निकालेगी। जैसे Zn का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, तो Zn + H2SO4 बनेगा क्या, ZnSO4 + H2 गैस। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है रिएक्शन में। फिर नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस से 2 ही मेटल्स देंगी, Mg और Mn, बाकी कोई मेटल हाइड्रोजन गैस HNO3 के साथ नहीं निकालती। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। फिर एक और चीज़, लोअर मेटल कैन रिप्लेस अपर नॉन मेटल कैन रिप्लेस अपर नॉन मेटल फ्रॉम ऑन सोल्यूशन। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन को हटा सकता है कौन, आयोडीन एंड क्लोरीन, ठीक है। जैसे क्लोरीन को भी आयोडीन हटा सकता है, तो इस तरीके से, क्यों, क्योंकि उनका रिडक्शन होगा। तो ये स्पेशल पॉइंट्स है। अब जैसे इनमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको ऐसा पूछता है कि जैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ रिएक्शंस आर गिवन बिलो, अलग अलग दे रखे हैं, जैसे मैंने लिखे हैं, ठीक है, ऐसे 4 लिखे हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली आर। अब देखो, आपको पहले चेक करना है कि इसका ये कौन सा पोटेंशियल दे रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो F2 जो है वो F- में कन्वर्ट हो रहा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लोरीन के लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल है, Br2 के लिए रिडक्शन पोटेंशियल है, और I2 के लिए रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हमने देखा था कि भाई जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नीचे जाने पर बढ़ता है, ठीक है। तो अब ये क्या पूरा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन जल्दी होगा। तो देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो कौन है भाई, F2 ऑक्सीडाइजिंग जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि उसका रिडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो आप ऐसा कहोगे कि सर इसमें जिसका ऑक्सीडेशन जो है वो ज़्यादा हो, और ऑक्सीडेशन किसका ज़्यादा होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, यानी आयोडीन वाला कंसेप्ट। तो आप कह सकते हो कि इसमें जो ऑप्शन जाएगा आपका A जाएगा, जिसमें F2 एंड I2 है, I- है। अब देखो इसमें है क्या कि I2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि F2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि F का रिडक्शन हुआ है F2 का, और I- जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि I- कन्वर्ट हो सकता है I2 में, तो उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसलिए। ये 2012 AIPMT मेंस का क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हो कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि क्या आप कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्योंकि Zn जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल या वैल्यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा पूछ सकते हैं आपको। तो आपको क्या करेंगे, अलग अलग रिएक्शंस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रिएक्शंस आपको दे रखी है, जैसे प्रीवियसली हमने क्वेश्चन देखा वैसा का वैसा है कि FeCN6-4 कन्वर्ट हो रहा है Fe + CN6-3 में, यानी कि उस पर अगर आप चार्ज देखो तो चार्ज में क्या है कि Fe+2 है, पहले वो कन्वर्ट हो गया Fe+3 में, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि उसी तरीके से Fe+2 है जो Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, ये अलग से रिएक्शन दी है। तो E- जो है E0 जो दे रखा है वो कितना है, -0.77। अब देखो, आपको कुछ नहीं कहा स्ट्रॉन्गेस्ट, ये E0 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उस केस में हम क्या मानेंगे, उसे रिडक्शन पोटेंशियल ही मानेंगे। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन के लिए आपको, अब देखो, अगर यहाँ पर हमें ये रिएक्शन नहीं देती तो हम क्या मानते हैं, E0 को रिडक्शन पोटेंशियल, पर यहाँ पर हमें रिएक्शन दे रखी है,
रिएक्शन दे रखी है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फर्स्ट केस में देखो तो 0.35 है माइनस में, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा +035। और सेकंड रिएक्शन के लिए E0 जो है -0.77 है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.77 है तो रिडक्शन पोटेंशियल +0.77 होगा। ओके, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, सेकेंड रिएक्शन का। तो सेकेंड रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा बनेगा, यानी कौन बनेगा, तो यहाँ पर Fe+3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था। अब इसमें देखो आप पूछ सकते हो कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सेकंड वाला ही क्यों बना, और उसमें भी Fe+2 क्यों नहीं बना, Fe+3, क्योंकि अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही बनेगा जिसका रिडक्शन हो, और Fe+3 का रिडक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कंसर्न कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने मिस किए हैं हमारे, तो आप नीचे मैंने वेबसाइट्स और उसका लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स दे सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है इसके रिलेटेड, कोई टॉपिक अगर आपको ज़्यादा समझना है, तो आप उस टॉपिक के बारे में हमें डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।